हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहेगी वो है जो आपका आगामी एसआई का पेपर होने वाला है 12 जुलाई को। तो उसके रिगार्डिंग हम जो है भारत के संविधान से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएं, उसको हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिया जाए और आपको यहाँ पर हर चैप्टर का एक प्रॉपर रिवीजन कराया जाए। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरा समझाते हुए भी चलूंगा, उस चैप्टर से रिलेटेड और कोई भी जानकारी होगी वो भी आपको साथ में देते हुए चलूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके आगामी पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ये केवल आपको एसआई के लिए नहीं, आप एसआई तैयारी कर रहे हैं तो एसआई में भी काम आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे आप सीजीएसएसबी का एग्जाम दीजिए या सीजीपीएससी का दीजिए। तो ये सब में आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है वो वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए रहते चैनल या लाइक नहीं करते। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम भारत का संविधान। उसके पहले एक बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं, फिर हम एक फ्लो में पूरी क्लास को पढ़ेंगे। एक बेसिक जानकारी है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप आप सीजीएसएसबी बोर्ड की कोई एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या आप सहायक ग्रेड 3 के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 13 जुलाई से हमारा दोनों बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप सीजीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएसएसबी के अंतर्गत जितने एग्जाम होंगे वो सबको यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। जो आपका सीजीएसएसबी बोर्ड के पूरा जो ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों चालू हो रहे हैं 13 जुलाई से। तो अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आने वाले जितने भी एग्जाम है सीजीएसएसबी के जो आपका पूरा चीज यहां पर कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास होने वाली है, तो अभी ऑफर चल रहा है, तो आप ज्वाइन करना चाहते कर सकते हैं। सेम सहायक ग्रेड 3 का भी बैच हमारे स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप 13 जुलाई से ये भी बैच स्टार्ट है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। आपके भारत के संविधान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू हो सकते हैं उसको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहां पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन प्रक्रिया के संबंध पर कौन सा कथन सही है। यानी भारत के संविधान में संशोधन होता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। याद रखिएगा, भारत के संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 368 के तहत होता है। तो उसी के संबंध में कौन सा कथन सही है आपसे ये पूछ रहा है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप वीडियो को 1 मिनट पॉज कर लीजिएगा, आप भी आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पूरे स्थापित किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन जो विधेयक रहता है संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। ये बोल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो ऐसा विधेयक लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगला, संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी संविधान संशोधन विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? तो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है। वही पॉइंट लिखा है, ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। तीसरा है, सभी संविधान संशोधन विधेयक कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनिवार्य रूप से अनुसमर्थित होने चाहिए। यानी जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, कोई भी संविधान संशोधन विधेयक को ऐसा विधेयक राज्यों के विधानमंडल के द्वारा भी पारित किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, संविधान संशोधन जो होता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत, उसमें 2 तरीके के संविधान संशोधन होते हैं। एक संविधान संशोधन होता है जिसमें संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और एक संविधान संशोधन ऐसा होता है जिसमें संसद का स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत तो लगता ही है, इसके साथ साथ आधे राज्यों की परमिशन भी लगती है। तो आप अगर देखेंगे ऐसे आधे राज्यों की परमिशन कौन से संविधान संशोधन विधेयक में लगेगी? ऐसे संविधान संशोधन विधेयक जो
फेडरल सिस्टम से संबंधित है, यानी ऐसे संविधान संशोधन विधेयक जो केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित करते हैं, ऐसे संविधान संशोधन विधेयक के मामले पर पारित करने के लिए आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये आपका यहां पर क्या बोला है, सभी संविधान संशोधन विधेयक पर आधे राज्यों की सहमति लगेगी, नहीं, केवल ऐसे संविधान संशोधन विधेयक पर आधे राज्यों की सहमति लगेगी जो कि किससे संबंधित है, फेडरल सिस्टम से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। तो अगर केंद्र राज्य संबंध को कोई भी विधेयक मतलब कोई ऐसा संविधान संशोधन विधेयक है जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं, तो उनके लिए आपको किसकी जरूरत लगती है, आधे राज्यों की। लेकिन अगर कोई केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित नहीं कर रहा है तो वहां पर आधे राज्यों के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार पर परिवर्तन करना है तो आधे राज्यों की जरूरत नहीं है, प्रस्तावना में परिवर्तन करना है तो आधे राज्यों की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखा है सभी संविधान संशोधन के लिए आधे राज्यों की जरूरत पड़ती नहीं। तो आपका कौन सा करेक्ट है, 1 और 2 सही है, तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। इसमें से आपको सही कथन की पहचान करने बोल रहा है। पहला बोल रहा है, वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। वह व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय में विधि का ज्ञाता हो, विधिवेत्ता हो। कौन सा कथन सही है, 1 2 3, केवल 3, 1 2 1 3। अब थोड़ा सा समय लीजिए और बनाइए, मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वो किसी एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक न्यायालय का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, बिल्कुल, या तो वो 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो हाई कोर्ट का या वहां पर 10 साल तक वकालत किया हो, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। वह व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय में विधि का ज्ञाता हो, बिल्कुल गलत है। वह व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय में विधि का ज्ञाता नहीं, बल्कि वो राष्ट्रपति की राय में विधि का ज्ञाता हो। अगर कोई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति की नजरों में विधि का ज्ञाता है तो राष्ट्रपति उसे भारत का न्यायाधीश बना सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ना कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की राय में विधि का ज्ञाता हो। तो तीसरा पॉइंट गलत है। यहां पे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नहीं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट गलत है, 1 और 2 सही है। तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो जिन्होंने सी आंसर चूज किया होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवन रेड्डी। उपयुक्त में से कितने राष्ट्रपति ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। संख्या बताना है आपको कि यहां पर 3 उपराष्ट्रपतियों का नाम, यहां पे भारत के राष्ट्रपतियों 3 राष्ट्रपति का नाम दिया गया है और इसमें से पूछे ये 3 राष्ट्रपति में से कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं। संख्या आपको बताना है, 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहां पर देखें, ये पैटर्न यूपीएससी में वर्तमान में आ रहा है और यूपीएससी सीजीपीएससी जो है यूपीएससी को कॉपी भी कर रहा है, तो हो सकता है ऐसा पैटर्न आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हम देखें कि इनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हुए हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रहे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन भी आपके भारत के उपराष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति भी रहे हैं। नीलम संजीवन रेड्डी कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। नीलम संजीवन रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया है। तो नीलम संजीवन रेड्डी कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, बल्कि ये केवल राष्ट्रपति रहे। तो अगर हम गिनेंगे कितने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो इनमें से 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में
अनुच्छेद और उपबंध के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पेपर में ध्यान से पढ़िएगा, क्या सुमेलित है पूछा और क्या सुमेलित नहीं पूछा है, क्योंकि अधिकतर हमसे गलती यही होती, क्वेश्चन में पूछता रहता है क्या सुमेलित नहीं है, हम सुमेलित वाला टिक करके आ जाते हैं। तो ये नहीं शब्द को ध्यान से पढ़िएगा। तो आर्टिकल 243 क ग्राम सभा, आर्टिकल 243 ख पंचायतों का गठन, आर्टिकल 243 ग पंचायतों की संरचना, 243 घ पंचायतों के लिए निर्वाचन। यानी आप 243 ए बी सी डी ऐसा मान के चल सकते हैं। हिंदी में क ख ग घ लिखा, आप इंग्लिश में ए बी सी डी लेके चल सकते हैं। तो आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा से रिलेटेड है, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 243 बी पंचायतों के गठन से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 243 सी पंचायतों की संरचना संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 243 डी पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 243 डी आरक्षण से संबंधित है, पंचायतों में जो आरक्षण होता है उससे संबंधित है। आर्टिकल 243 डी पंचायतों के लिए निर्वाचन जो है ये आपके संविधान का आर्टिकल नंबर 243 के है, आर्टिकल 243 के। तो आपका ये ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। और वर्तमान में पीएससी या व्यापम या आप एसएसबी बोर्ड बोल लीजिए, आर्टिकल नंबर वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जा रही। तो एक बार जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, और आपके क्वेश्चन जो है आपसे कितने सही बने और कहां कहां आपसे गलती हुई जहां से आप सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के संबंध में कौन से कथन सही है, आपसे पूछ रहा है। राज्यपाल के पास महाधिवक्ता को नियुक्त करने की शक्ति होती है, यानी राज्यपाल जो आपके महाधिवक्ता होते हैं उनको नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के प्रतिवेदन पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? 1 2 3 4, 1 3 4, 2 4 या 1 2 3? चलिए बनाएंगे आप, क्या होगा? चलिए डिस्कस करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल के पास महाधिवक्ता को नियुक्त करने की शक्ति होती है, बिल्कुल करेक्ट है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यों में होती है और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जो महाधिवक्ता रहते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। जैसे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वैसे महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती, बिल्कुल करेक्ट है। जो स्टेट पीएससी होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। आगे, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। देखिए याद रखिएगा, ये आपके लिए पॉइंट कभी भी ये पेपर में आ सकता है। जो लोक सेवा आयोग राज्य में होते हैं यानी स्टेट पीएससी होते हैं, स्टेट पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उनको पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति 2 कारण से इनको पद से हटा सकता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य रहते हैं उनको राष्ट्रपति 2 कारण से हटा सकता है। एक है साबित कदाचार, यानी अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, और दूसरा है असमर्थता, यानी वो कार्य करने में समर्थ नहीं है। लेकिन अगर किसी के ऊपर साबित कदाचार यानी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो राज्यपाल नहीं बोलेगा राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने के लिए। राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट से इसकी जांच करवाएगा कि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के ऊपर आरोप लगा है वो सही है या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच में पाता है कि उसके ऊपर लगा हुआ आरोप सही है तो वो राष्ट्रपति को उसको हटाने के लिए बोलेगा और राष्ट्रपति उसको पद से हटाएगा। तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति इनको पद से नहीं हटाता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है और सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति उनको पद से हटाता है। इसलिए चौथा पॉइंट गलत है, 1 2 3 सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अभी तक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये नया टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हमारे पीएससी या व्यापम ने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन अदर स्टेट में लगातार इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अग्रता क्रम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अनुसार निम्नलिखित उच्च पदस्थ व्यक्तियों को उनकी श्रेणी के अग्रता के सही क्रम में लगाएं। यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना देश का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति, तो उसका एक क्रम होता है, राष्ट्रपति के नीचे कौन आएगा, उसके नीचे कौन आएगा, उसके नीचे कौन आएगा। तो इनके डेजिग्नेशन के अनुसार इनको ऊपर से नीचे के क्रम में आपको जमाना है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, अपने संबंधित राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, इनको इनके रैंक के अनुसार आपको क्रम से जमाना है। ये चीज आपको बोल रहा है। तो याद रखिएगा, सबसे ऊपर किसका रैंक आता है, तो सबसे ऊपर रैंक आता है राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है, राष्ट्रपति के नीचे होता है उपराष्ट्रपति, इसका रैंक आता है। उपराष्ट्रपति के नीचे कौन होता है, उपराष्ट्रपति के नीचे होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के नीचे कौन होता है, तो प्रधानमंत्री के नीचे होता है गवर्नर यानी राज्यपाल। राज्यपाल के नीचे कौन होता है, तो राज्यपाल के नीचे होता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। ये उनकी रैंकिंग होती है, भूतपूर्व राष्ट्रपति। अब भूतपूर्व राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है, तो इसके नीचे होता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के नीचे कौन होता है, तो उप प्रधानमंत्री के नीचे आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये उसके नीचे होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे कौन होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो ये आपको ऐसा क्रम आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम इसको क्रम से जमाएं तो सबसे क्रम में सबसे पहले कौन आएगा, तो अगर देखिए राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं दिया है, उपराष्ट्रपति आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, प्रधानमंत्री आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, गवर्नर दिया है, तो गवर्नर सबसे पहले आएगा, तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा। 2 नंबर के बाद आएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी 3 आएगा, 3 के बाद आएगा 4 उप प्रधानमंत्री और लास्ट में आएगा 1 यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो 2 3 4 1 कहां पर है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन लगातार आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, एक क्रम नोट कर लीजिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको यहां पर बताना है। पहला, कैग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। कैग अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भारत सरकार के किसी अन्य पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं है। कैग के संघ के लेखा संबंधित प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे, जो उनको लोकसभा के पटल पर रखेगा। यानी कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री लोकसभा के समक्ष इसकी रिपोर्ट को रखेगा। तो चलिए देखते हैं क्या आप अपना आंसर बताइएगा। कैग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कैग अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भारत सरकार में किसी अन्य पद में नियुक्ति के योग्य नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। कैग अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार के किसी और पद में नहीं रह सकता। कैग के संघ लेखा संबंधित प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे, जो लोकसभा के पटल पर रखेगा, बिल्कुल गलत है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद के समक्ष उस रिपोर्ट को रखता है, तो तीसरा पॉइंट गलत है। 1 2 सही है, तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विषय में कौन से कथन आपको पहचान के बताना है सही कथन है। सब ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर में आ रहा है, वैसे ही क्वेश्चन है। यानी आपका अदर स्टेट में, यूपीएससी में या कहीं पर भी जो अभी वर्तमान में पेपर हो रहे हैं, जो पैटर्न वर्तमान में चल रहा है, तो उसी पैटर्न से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो पेपर में आ रहे हैं। तो ऐसे ही पैटर्न वर्तमान में चल रहा है और आपके पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। पहला है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र द्वारा अपने पद को त्याग सकेगा। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने इसी त्याग पत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है, देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र से अपना पद त्याग सकेगा, बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपने इस त्याग पत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा, नहीं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति उसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। प्रधानमंत्री को सूचना देना जरूरी नहीं है, तो दूसरा पॉइंट गलत है। तो सही क्या है, तो केवल एक सही है, आपका ए यानी 1 लिखा हुआ है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में ये कौन सा भाग सही, आपको ऐसा बताना है कि इनमें से कितने सही सुमलित हैं, यानी कितने भाग सही सुमलित हैं, ये आपको बताना है। तो यहां पर देखते हैं भाग 9A नगर पालिका बिल्कुल करेक्ट है, भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है, भाग 9B सहकारी समिति बिल्कुल करेक्ट है, 9B सहकार, भाग 9 पंचायती राज है, भाग 9 क जो है यानी 9A नगर पालिका नगर पंचायत है, भाग 9B सहकारी समिति बिल्कुल करेक्ट है, भाग 10 संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये गलत है, भाग 10 संघ और राज्यों के बीच संबंध से रिलेटेड नहीं है, ये अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 10 अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, तो ये गलत है। भाग 12 वित्त और संपत्ति संविदा और वाद बिल्कुल करेक्ट है, भाग 12 वित्त संपत्ति से रिलेटेड है। तो कितने सही सुमलित है, 1, 2 और 3 सही सुमलित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 इनमें से सही सुमलित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कथन सही है। पहला लिखा है धन विधेयक राज्यसभा में पूरे स्थापित नहीं किया जाएगा। दूसरा है राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है, परंतु वह इसमें सुधार का सुझाव दे सकती है। कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों सही है या दोनों गलत है। चलिए मैं 1 मिनट पानी पी रहा हूं, अब फटाफट इसका जो है आप आंसर बनाने का प्रयास करेंगे जब तक आप पढ़ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें। पहले लिखा है धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। पूरा स्थापित का मतलब धन विधेयक राज्यसभा में नहीं रखा जाता पहले, बिल्कुल करेक्ट बात है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में पहले नहीं ला सकते, बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, वो केवल 14 दिन रोक सकती है, या धन विधेयक पर कुछ चेंज करने के लिए लोकसभा की सिफारिश कर सकती कि आप इसमें चेंज कर दो। राज्यसभा खुद कोई सुधार नहीं कर सकती विधेयक पर, वो लोकसभा को बोलेगी आप इसमें सुधार कर दो। अगर लोकसभा सुधार करना चाहे तो कर सकती, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगी। तो ये सुधारों का सुझाव दे सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो कितने सही हैं, दोनों सही हैं। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिससे डैश को हटाया जाता है। यानी भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है, या जैसे राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से वैसे ही हटा सकते हैं जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद जो है वो विशेष बहुमत से अलग अलग सदन में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी और राष्ट्रपति साइन करेगा। वैसे ही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से हट जाता है और सेम निर्वाचन आयुक्त भी वैसे ही पद से हटता है। तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय का नाम दिया हुआ है और उसके अंतर्गत कौन से केंद्र शासित प्रदेशों का उच्च न्यायालय आता है वो आपको देखना है और संख्या बताना है कि इसमें से सही सुमलित कितने हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत लक्षद्वीप नहीं आता, अंडमान निकोबार आता है। जो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट क्या है, वो कलकत्ता हाई कोर्ट ही अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट भी है और वेस्ट बंगाल का भी हाई कोर्ट है। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत पुडुचेरी आता है, बिल्कुल करेक्ट है। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत पुडुचेरी आता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत मणिपुर आता है, बिल्कुल नहीं आता। मणिपुर का अपना एक अलग हाई कोर्ट है, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता, उसका अपना एक अलग हाई कोर्ट है। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, नहीं, केरल के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप केरल के अंतर्गत आता है। तो इसमें से सही सुमलित कितना है, तो केवल एक ही सही सुमलित है, मद्रास के अंतर्गत पुडुचेरी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी? 143, 137, 136 या 134? चलिए बताएंगे। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत है। 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग है। अनुसूची का नंबर दिया और उस अनुसूची में कौन कौन सा आपका प्रावधान है उसको मैच करना, और नीचे आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप अपना आराम से कीजिएगा, मैं इसमें मैचिंग करते हुए चलता हूं। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा के स्थानों के आवंटन संबंधित है, यानी ए का 2। तो ए का 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति प्रसाद संबंधित है, यानी बी का 3। तो बी का 3 यहीं पर है, तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची, और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन। तो ये आपका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आर्टिकल मैच करेंगे। कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है इसको मैच करते हुए चलेंगे कि कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। यह भी मैचिंग का क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108, यानी ए का 4, ए का 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, तो ये 112। तो बी का 3, बी का 3 यहीं पर है। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। धन विधेयक की परिभाषा 110 और लेखन उदान 116। तो यही आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आराम से बनाइएगा, रोक रोक के बनाइएगा, पूरा देखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी क्लास में अभी हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। संविधान संशोधन नंबर लिखा हुआ है और उस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या परिवर्तन हुआ है आपको वो मैचिंग करना है। ठीक है, और यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है, उसको मैचिंग करके आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या संशोधन हुआ है। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान के किसी भाग का संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है। ए का 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से उद्देशिका में 2 शब्द यहां पर पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया। तो बी का क्या आएगा? 4 आएगा। तो बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। तो और भी देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से पंचायती राज व्यवस्था लाई है। 86 संविधान संशोधन अधिनियम से शिक्षा का अधिकार आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन करता है? यानी अगर भारत के उच्चतम न्यायालय के जो जजों की संख्या उसमें वृद्धि करना, उसको बढ़ाना है, तो वो कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, संसदीय अधिनियम द्वारा, या कार्यपालिका के आदेश द्वारा। तो याद रखिएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना है तो इसके लिए संसदीय अधिनियम की आवश्यकता है। संसद अधिनियम पारित करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राष्ट्रपतियों को उनके क्रम से जमाना है। जो राष्ट्रपति पहले रहे हैं उनको पहले रखना है, जो राष्ट्रपति बाद में रहे हैं उनको बाद में रखना है, और उसके अनुसार आपको यहां पर क्रम में जमाना है। कौन सा क्रम सही है? तो अगर पहले के.आर. नारायण, वी.वी. गिरी, नीलम संजीवन रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले कौन है? वी.वी. गिरी। वी.वी. गिरी के बाद नीलम संजीवन रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, और लास्ट में के.आर. नारायण। ये वर्ष जब छत्तीसगढ़ बन रहा था तब के.आर. नारायण नहीं थे। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये आपका आंसर होगा। तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसको पूरा राष्ट्रपति का क्रम याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित उद्देश्यों को क्रम से जमाना है। यानी कौन सा पहले आता है उसको पहले रखना है संविधान की प्रस्तावना में, और जो सा बाद में आता है उसको बाद में रखना है।
प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कौन सा शब्द आता है? न्याय शब्द आता है। न्याय के बाद आता है स्वतंत्रता शब्द, स्वतंत्रता के बाद आता है समता शब्द, और समता के बाद लास्ट में आएगा बंधुता शब्द। तो आपका क्रम क्या होगा? क्रम होगा सबसे पहले न्याय, न्याय के बाद है स्वतंत्रता यानी स, द, अ और ब। स, द, अ और ब यानी 4 इस क्वेश्चन का, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता। फिर समता कितने प्रकार की है? तो समता प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ऐसे याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्तमान में सरकारिया आयोग के ऊपर बेहद बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसने राज्यपाल के कामकाज के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए थे। इसने अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसने एक अंतर राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी। तो सरकारिया आयोग जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ये याद रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया आयोग 1983 में गठन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सरकारिया आयोग ने, इसकी स्थापना 83 में हुई थी, करेक्ट है। इसने राज्यपाल के कामकाज के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए थे, बिल्कुल करेक्ट है। इसने अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की सिफारिश की थी, नहीं। आपके सरकारिया आयोग ने बोला था कि अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन पहले कभी भी कोई भी लगा देता था, यानी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद बोलता था और राष्ट्रपति शासन लगाए जाते थे। तो अनावश्यक रूप से राष्ट्रपति शासन राज्यों में लग रहा था, तो यहां पर बोला कि जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लग रहा है उसको समाप्त नहीं करना, मतलब राष्ट्रपति शासन के प्रावधान को नहीं हटाना, बल्कि ये कम से कम लगे राष्ट्रपति शासन, उसमें ध्यान देना है, ये सिफारिश की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि यही सही नहीं है, बाकी अंतरराज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश इन्होंने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थानीय शासन के संबंधित 73वें और 74वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की पहचान करना आपको पंचायती राज और नगरीय निकाय संबंधी चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, यानी पंचायतों या नगरीय निकाय के चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग कराता है, ये बोल रहा है। स्थानीय निकायों के प्रत्यक्ष चुनाव हर 5 साल में होते हैं। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती तो 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं किए जाने पर नया निकाय एक पूर्ण कार्यकाल के लिए कार्य करता है। तो देखिए यहां पर लिखा है, जो आपके पंचायतों के चुनाव होते हैं और नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, ये कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राज्य का चुनाव आयोग करवाता है, बिल्कुल करेक्ट है। स्थानीय निकायों के प्रत्यक्ष चुनाव हर 5 साल में होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती, तो याद रखिएगा, अगर कोई पंचायत का कार्यकाल 5 साल का है, अगर कोई पंचायत समय से पहले यानी 3 साल में भंग हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर नए चुनाव होते हैं, और नए चुनाव होने के बाद जो नई पंचायत बनेगी वो पुरानी पंचायत के बचे हुए कार्यकाल यानी 2 साल के लिए काम करेगी, ना कि पूरे 5 साल के लिए। तो यानी पंचायत अगर अपने समय से पहले भंग हो जाती तो जो नई पंचायत बनती है वो पुरानी पंचायत के बचे हुए समय के लिए काम करती, पूरे 5 साल के लिए काम नहीं करती, इसलिए तीसरा गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 3, तीसरा सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन करता है तो उन्हें राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष उसके सभापति के रूप में कार्य करता है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसको उपराष्ट्रपति के नाते तो कोई वेतन नहीं मिलता, उसको राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन मिलता है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसको सभापति होने के नाते कोई वेतन नहीं मिलेगा, वेतन उसको किसका मिलेगा? राष्ट्रपति का मिलेगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो राज्यसभा का सभापति कौन बनेगा? तो जो उपसभापति होगा वो सभापति के कार्यों को देखेगा। तो दूसरा भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत यानी मूल कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य सही है? अभिभावक या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया करवाए, या प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करे? तो ये आपके इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य बताया गया है आर्टिकल नंबर 51A में, आपसे ये पूछ रहा है। यानी मूल कर्तव्य भाग 4 का तो कौन सा मूल कर्तव्य सही है? तो अभिभावक या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर मुहैया कराए, गलत है। मूल कर्तव्य में लिखा है अभिभावक या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि बच्चे, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए, ये उनका मूल कर्तव्य है, तो पहला गलत है। यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करे, बिल्कुल गलत है। मूल कर्तव्य हर व्यक्ति के लिए नहीं है, वो भारत के नागरिक के लिए है। देखिए नागरिक का मतलब क्या है? नागरिक का मतलब होता है भारत का नागरिक, जबकि व्यक्ति का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का नागरिक हो या कोई विदेश से भारत में आएगा तो वो भी व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये हर व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है कि वो देश की रक्षा करे, ये भारत के नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा करे, तो ये दूसरा गलत है। तो कौन सा सही है? तो दोनों सही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, दोनों ही गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यसभा के सदस्य संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। यानी किस राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी हैं उसके अनुसार उनको बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी जिसकी सबसे कम सीट है वो सबसे ऊपर रहेगा, जिसकी सबसे ज्यादा सीट है वो सबसे आखिरी में रहेगा। चलिए सोचिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अगर हम राजस्थान की राज्यसभा सीटें देखें तो 10 सीट है राजस्थान की, पश्चिम बंगाल की 16 राज्यसभा सीटें हैं, तमिलनाडु की 18 राज्यसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र की 19 राज्यसभा सीटें हैं। तो ये आपका क्रम से ही लगा हुआ है 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा 1 2 और 3 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी समिति जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग अलग समितियां बनी थी, कौन सी समिति ने क्या सिफारिश की है उसको आपको जमाना है। ठीक है, आप देख रहे होंगे लगभग हर टॉपिक टच करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके, ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, एलएम सिंघवी समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। तो जिला परिषद, पंचायत और ग्राम पंचायत का सीजन 1 4, तो 1 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो क्या था? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्राम और जनपद को मिला के मंडल बना दिया जाए, वहां पर मंडल पंचायत का गठन किया जाए। तो बी का क्या था? 3, तो बी का 3 यहां पर है, तो एक ही में है, तो ए इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। सी का क्या है? जीवी के राव समिति, जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन और एलएम सिंघवी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी, डी का 1। तो आपका डायरेक्ट आंसर यहां पर क्या निकल रहा है? ऑप्शन ए निकल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? जो यहां पर आपको दिए गए हैं, फजल अली आयोग जो आपको 1953, जिसको हम राज्य पुनर्गठन आयोग बोलते हैं, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और फजल अली के साथ 2 सदस्य और शामिल थे, तो वो 2 सदस्य कौन है? केटी शाह, के.एम. पणिक्कर, पी. सीतारामैया या एल.एच.एन. कुंजरू। तो याद रखिएगा 2 सदस्य जो शामिल थे वो पणिक्कर और कुंजरू शामिल थे, 2 और 4, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। तो याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, उसमें फजल अली अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे पणिक्कर और कुंजरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान सभा की अलग अलग समिति बनी थी? तो संविधान सभा की अलग अलग समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको मैचिंग करना है यहां पर कि संविधान सभा की अलग अलग समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू, तो 1 4 एक ही ऑप्शन में है, तो डी तो डायरेक्ट आंसर बन रहा है, लेकिन हम आगे देख लेते हैं। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अंबेडकर, मौलिक अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी। तो आंसर इसका डायरेक्ट क्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन डी नहीं कर रहा है, तो डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, यानी संसद की जॉइंट मीटिंग आर्टिकल 108 के तहत होती है, ना कि 109, तो पहला गलत हो गया। और संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वो साधारण विधेयक के मामले पर हो सकती है, याद रखिएगा, और संसद की संयुक्त बैठक जो है वो वित्त विधेयक के मामले पर हो सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संसद की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, तो दूसरा भी गलत है। तो कौन सा सही है? तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, तो ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का उच्चतम न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय है, भारत में उच्च न्यायालय अभिलेखी न्यायालय है, भारत में अधीनस्थ न्यायालय अभिलेखी न्यायालय है, भारत में सभी न्यायालय अभिलेखी न्यायालय नहीं है। तो देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय बिल्कुल करेक्ट है, रिकॉर्ड रखे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसके रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके भी रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। भारत में अधीनस्थ न्यायालय अभिलेखी न्यायालय नहीं है, बिल्कुल आपका करेक्ट है कि भारत में जो है अधीनस्थ न्यायालय अभिलेखी न्यायालय है, तो ये गलत है। जो आपका जिला न्यायालय होते हैं वो अभिलेखी न्यायालय नहीं है, तो सी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा सही नहीं है? सी सही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? इनमें से कौन सी वित्तीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, कौन सी वित्तीय समिति है? तो अगर हम संसद की वित्तीय समिति देखें तो लोक लेखा समिति भी वित्तीय समिति है, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं, यही होता है लोक लेखा समिति। ठीक है, तो आपके लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, ये सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, 30 के 30 मेंबर लोकसभा के होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। ये तीनों ही वित्तीय समिति है, तो 1, 2, 3 ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्रिटिश संसद के अधिनियम है और कौन से अधिनियम में कौन सा उपबंध किया गया था, ये आपको मैच करना है कि कौन से अधिनियम में कौन सा उपबंध किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। चलिए मैच कीजिए, समय लीजिए क्योंकि यहां पर बड़ा बड़ा चीज लिखा हुआ है, तो 1 मिनट का समय लीजिए और बनाइए उसको। चलिए देखते हैं। चार्टर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो पिट्स इंडिया एक्ट में भारत के मामलों पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड का गठन किया गया था, तो ए का 3 आएगा, ए का 3 यहां पर भी है, ए का 3 यहां पर भी है। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था? भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त किया गया था, तो बिल्कुल करेक्ट है। बी का 4, तो बी का 4 यहां पर है, तो बी का 4 यहां पर है, तो डायरेक्ट आंसर सी नहीं कर रहा है। चार्टर एक्ट 1833 में क्या है? रोजगार उच्चतर सेवा भारती के विरुद्ध भेदभाव हटाए गए। चार्टर एक्ट 1853 गवर्नर जनरल के विधान परिषद का विस्तार किया गया, तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। ना तो एक ना तो दो, केवल एक और दो, केवल दो। कौन सा सही है देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का डायरेक्ट सभापति बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो कौन सा सही है? केवल एक सही है, तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर देना है। पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी।
कौन सा कथन सही है? 1 और 2, केवल 2, ना तो 1 ना तो 2, केवल 1। तो देखते हैं संसद किसको बोला जाता है? पार्लियामेंट। संसद जो है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, यानी दूसरा पॉइंट सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना तो राज्यसभा का, तो पहला भी सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत किसकी परिकल्पना की गई है? यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन सा सही है? अस्पृश्यता का अंत, मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, या अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा। कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत सही है? अस्पृश्यता का अंत, ये आपका आर्टिकल 17 का भाग है, ये आपका शोषण के विरुद्ध के अंतर्गत नहीं आता। बलात्श्रम का निषेध और कारखानों खदान, ये आर्टिकल 23-24 से संबंधित है। आर्टिकल 23-24 संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यह आर्टिकल 29-30 से संबंधित है। ठीक है, तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां पे है? आर्टिकल 23 और 24 संबंधित है। 2 और 3 यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 11/6, 12/7, 13/7, 14/6। चलिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 यानी आपका ये फजल अली आयोग बना था। फजल अली आयोग ने रिपोर्ट दी, उसके बाद जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करते समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, यानी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। उसे पद से हटाने का आधार संविधान में उल्लेखित है, उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है, उसे पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो उसे पद से हटाने का आधार संविधान में उल्लेखित है, नहीं। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाएंगे यह संविधान में नहीं बताया गया। उसे पद से हटाने के मतलब उसका आधार किस कारण से हटाएंगे वो नहीं बताया गया। उसे पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती नहीं। महाभियोग यानी इंपीचमेंट शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किया गया, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं किया गया। उसे पद से हटाने के लिए राज्यसभा के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती नहीं। उसे पद से हटाने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, जिससे लोकसभा सहमत हो। ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। तो कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, तो लगभग हमने 43 क्वेश्चन किए हैं। यहां पर क्वेश्चन तो और बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको उतने क्वेश्चन कराए जितने आपका रिवीजन हो सके। लगभग हर चैप्टर से हमने क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि जो आपका आगामी एग्जाम है एसआई का, उसमें आपको ये सब चीज काम आएगी और ये सब चीज आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही बने, कितने क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ या गलत किया, बाद में आपने समझ लिया। उसको समझाने के बाद आपको ये प्रयास कैसा लगा, आपको ये पूरी क्लास कैसे लगी, जरूर अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।